भारत में बैलेट पेपर से चुनाव रोक नहीं सकती, आपके मताधिकार को कोई शक्ति अब चुरा नहीं सकती, ऐसा मुझे पूरा विश्वास और भरोसा हो गया है। हम लोगों ने, मैंने और बहुत सारे हमारे दूसरे साथियों ने 5 जनवरी 2024 से आप सभी लोगों की और देश की जनता की आवाज पे एक ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र हटाओ और बैलेट पेपर वापस लाओ नामक एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था। सरकार ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार जी ने, इन सभी लोगों ने साजिश करके पुलिस प्रशासन के बल पे, अदालतों पे दबाव बना के और दूसरे सभी संस्थानों पे दबाव बना के उसे कुचलने की कोशिश की और उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गए। हमारे बहुत सारे साथी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हमने अदालत की लड़ाई और सड़क की लड़ाई छोड़ी नहीं। अब जब हरियाणा में चुनाव का ऐसा रिजल्ट आ गया, अब जब मध्य प्रदेश में ऐसा रिजल्ट आ गया, तो पूरे देश की आंखें खुल गई कि हाँ, महमूद राजा जो बात कह रहे थे, जो दूसरे साथी हमारे कह रहे थे, देवासायन साहब, बीसी को जस्टिस कौल से पाटिल साहब, प्यारेलाल गर्ग साहब, रितु सिंह, पूरे देश से दूसरे प्रभाकर मरकला साहब, राजू पुरलेकर साहब, ये सभी जो मुक्तिवाद साथी हम बच गए थे, ये बात जो कह रहे थे कि हाँ, ये आरएसएस और बीजेपी चुनाव नहीं जीतती जनता के वोटों से, ये ईवीएम के जरिए से चुनाव जीतती है। इस देश में ईवीएम के पीएम है मोदी जी, जनता के पीएम नहीं है। ये बात लोगों के समझ में आ गई। आपके प्रदेश में और आपके पड़ोसी प्रदेश में आपकी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था। आपको क्या अंदाजा लगा अब कि आपका जो चुनाव में प्रदर्शन है वो कमजोर क्यों हुआ? इन चोरी की मशीनों से। वरना आज ये जुल्म और अत्याचार आप लोग पर इतने नहीं हो रहे होते। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ दूसरे भी लोग एमएलए बनके असेंबली में होते। आपके प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनता के चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो ईवीएम के चीफ मिनिस्टर है, यादव साहब। उसी तरीके से महाराष्ट्र में फडणवीस साहब जनता की सीएम नहीं है, वो ईवीएम के सीएम है। हरियाणा में सैनी साहब जनता के सीएम नहीं है, वो ईवीएम के सीएम है। हम लोग जब ये महाराष्ट्र का चुनाव भी आ गया, हमने पॉलिटिकल पार्टी से बहुत गुहार लगाई, कांग्रेस से, बाकी सभी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से, इंडिया गठबंधन से, और उनके लीडर्स तैयार भी हो गए कुछ हद तक। लेकिन उसके अंदर, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आरएसएस के जो एजेंट घुसे हुए हैं, उन लोगों ने अपने लीडर्स को, अपने नेताओं को गुमराह किया और गुमराह करने के बाद हमसे उन्हें दूर किया और ईवीएम के आंदोलन को कमजोर किया। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, हरियाणा के चुनाव के बाद भी हमने पूरी ताकत लगाई कि किसी प्रकार से ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारे इस ईवीएम विरोधी आंदोलन में आ जाए, लेकिन ये लोग नहीं आए। जब महाराष्ट्र का चुनाव भी हार गए, हरियाणा का चुनाव भी हार गए, तब हमने दोबारा आंदोलन शुरू किया। हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नागपुर में बड़ी रैली में निकाली। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नागपुर के भी उन वीर सिपाहियों का जिन्होंने इंडिया गेस्ट ईवीएम के माध्यम से एक बड़ी सफल रैली नागपुर में निकाली है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मार्केटवाड़ी गांव के उन लोगों का, उन्होंने ये बैलेट पेपर से चुनाव कराने का जो फैसला किया, उससे इस सरकार की चूल्हे हिल गई। लेकिन अभी तक ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को होश पूरी तरीके से नहीं आई है, थोड़ा थोड़ा सा समर्थन करना शुरू कर दिया। जब हम चारों तरफ से घिर गए, तब मैंने मरकाम साहब से गुजारिश की, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से, कि ये लड़ाई सिर्फ वही लड़ सकते हैं जो ऊपर वाले के अलावा किसी से डरते ना हो, जो बहादुर हो, जो ज्ञान रखते हो, जो देश को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे सकते हैं। मैंने गुजारिश की मरकाम साहब से कि ये ईवीएम का आंदोलन आप यहाँ गोंडवाना से शुरू कीजिए, यहां से जो चिंगारी उठेगी वो फिर दबेगी नहीं, रुकेगी नहीं। और मरकाम साहब ने और आप सभी लोगों के सहयोग से आज ये वादा पूरा कर दिया। ये जो आज विशाल जनसमूह है, ये हम लोग आपसे वादा करते हैं, ये देश बचाएगा, ये बाबा साहब का संविधान बचाएगा, इन मनुवादियों से, आरएसएस के लोगों से और बीजेपी के लोगों से। अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। अब ये एक वोट का अधिकार मैं आपके परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूं, ये महत्वपूर्ण क्यों है। मैंने पहले भी आपको बताया था जब मैं पिछली बार आया था, इस देश के मूल मालिक, सबसे पहले मालिक आप लोग हो। बाकी सभी लोग
बाद में आए हैं और आप लोगों के मेहमान हैं। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और आप ही लोगों का हक सबसे ज्यादा सभी लोग जा रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे, किसी कीमत में नहीं होने देंगे। लेकिन ये होगा जब आप ये ईवीएम का आंदोलन भी अपने कंधों पे उठाओ। आपसे ज्यादा मजबूत कंधे इस देश में नहीं है, ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ज्यादा मजबूत कंधे इस देश में किसी के नहीं। मुझे बताया गया 132 गांव में गैर कानूनी तरीके से आपका हक अधिकार छीना जा रहा है, आपको वहां से निकालने की चेष्टा हो रही है। यह पूरी तरीके से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। कोई आपको संवैधानिक रूप से वहां से नहीं निकाल सकता। यह चोरी और बेईमानी से जो कोशिश हो रही है, इसे आपको भी रोकना पड़ेगा और हमें भी रोकना पड़ेगा। आपको सड़क पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी संवैधानिक रूप से, और हम लोग अदालतों में लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन आपको वो 132 गांव खाली नहीं करने हैं। आपके पास तो दादा मरकाम के चश्मे चिराग है ना, ये दादा की तरह ही लड़ाई लड़ने को तैयार है। आप सब लोगों के भरोसे पे आप लोग लड़ोगे क्या इनके साथ लड़ाई? ये वो ताकत है कि कोई भी मनुवादी आपका अधिकार नहीं छीन सकता, यदि आप अपने नेतृत्व के पीछे खड़े होकर मुझके हाथ मजबूत करोगे। ये जो 132 गांव से आपको निकालने की चेष्टा की जा रही है, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि उस धरती के आप मालिक हो, वहां की संपदाओं पे आपका हक सबसे पहले है। उस जंगल की रक्षा, उस जंगल के जानवर जो रहते हैं उसमें, उसकी हजारों साल से नहीं, उससे भी पहले से रक्षा आप लोगों ने की है। आपसे अच्छा जंगल को दुनिया में कोई समझता नहीं है। हम लोग तो बेवकूफ है इस मामले में, और जो बेवकूफ होशियार बनने की कोशिश करता है, उससे बड़ा बेवकूफ ही कोई नहीं होता। ये आप अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखो। हम लोगों को कुछ नहीं आता, हमें आती है कानून की किताबें, हमें आते हैं तर्क। जंगल को समझना आप लोग अच्छे से जानते हो, हमसे बहुत अच्छी तरह जानते हो, और नरेंद्र मोदी जी से तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते हो, मुझसे भी ज्यादा। मतलब मुझे थोड़ा भी फिर भी कुछ आता होगा, नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ भी नहीं आता। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो आपकी आवाज से नहीं बने, वो ईवीएम की आवाज से बने। तो वहां तक जो हमारा प्रपोजल है, ये मरकाम साहब से मेरी डिटेल में इस बारे में चर्चा भी हुई है। जो लोग जंगल बचाना चाहते हैं ना, जो जंगल बचाने का नाटक करके वहां से पैसे कमाना चाहते हैं और आपको विस्थापित करना चाहते हैं और आप लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, हमने उनके लिए ये रास्ता निकाला है और इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। आप लोगों को 132 के एक 132 गांव को वहीं जहां वो सुरक्षित एरिया बनाया है ना लोगों ने, उसके एकदम लगते हुए क्षेत्र में आपको दोबारा बसाया जाएगा। 132 गांव सरकार के खर्चे पे। सरकार का खर्चा क्या होता है? यानी कि आपके खर्चे पे। सरकार के खर्चे का मतलब मेरा साफ है, कहीं मोदी जी और रानी जी की जेब से नहीं जा रहे हैं जो उन्होंने पैसे जुड़ाए हुए हैं बैंकों से, वो भी आपके हैं। आपके पैसों से ही आपका जो 132 गांव है उसके एकदम निकट इलाकों में ही, जंगल से लगते इलाकों में ही आप सबको वापस बसाया जाएगा। उसका सारा खर्चा आप ही दोगे, या आप मतलब सरकार देगी, वो भी तो आपका पैसा है ना, इसलिए आप ही दोगे। इसके अलावा आप लोगों को अगर जंगल बचाना है जो आपने हजारों साल से बचाया है, तो इससे कम में फैसला नहीं होगा। भाई जो और लोग बैठे हैं ना उनके जंगल के चारों तरफ, उनको थोड़ा पीछे हटा दो। जंगल के जो जानवर है उनको बचाने के लिए वहां के मूल निवासियों को आप पीछे करना चाहते हो ना, तो जो मूल निवासी नहीं है उनको और थोड़ा पीछे कर दो। कोई मैं गलत बात तो नहीं कह रहा ना, तार्किक बात है ना। जो ईमानदार होगा उसे वो तुरंत कहेगा यस सर आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है, हम आपकी बात मानते हैं। जिसके मन में पाप और चोरी होगी वो ये बात नहीं मानेगा। दूसरा, और इसके लिए आप कमर कस लो, और ये आपको एग्जांपल सेट करना है, और पूरे गोंडवाना क्षेत्र में जो शेड्यूल 5 है वो लागू होना चाहिए। जो नहीं हो रहा है वो बहुत बड़ा अन्याय, अत्याचार आप लोगों के साथ ही नहीं पूरे देश के साथ हो रहा है। दूसरा, जो मुझे पता लगा है एक आंदोलन में प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों ने खुद ही पीसफुल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग और दूसरे हमारे आदिवासी भाई, ट्राइबल भाई बहन, उनके ऊपर साजिश करके हमला किया और झूठे मुकदमे उन्हीं के ऊपर लगा दिए, ये मुझे बताया गया है। और जिन हालात को और जिन तथ्यों को मैंने देखा, मुझे इस बात में पूरी तथ्यात्मक रूप से सच्चाई लग रही है। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है, इस प्रकार की गैर कानूनी पुलिस की बर्बरता भरी कार्रवाई का मतलब एक होता है कि आपकी एकता को तोड़ा जाए, आपके आंदोलन को तोड़ा जाए, आपके अधिकारों को छीनने के लिए। क्या ये आप होने दोगे? और अगर नहीं आप कहते हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग आपके संघर्ष करेंगे।
मैंने अध्यक्ष जी से बात भी की है, इसके लिए एक इसी केस के लिए नहीं बल्कि इन प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए एक वकीलों की टीम का गठन किया जा रहा है जो सिर्फ ना अपने बेगुनाह भाई बहनों को बचाएगी। मुझे पता लगा है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को 8 जिला बदल कर दिया। ये कौन सा न्याय है? इतना डर, इतना डर। जैसे अभी हरियाणा हाईकोर्ट का हमने एक जजमेंट लिया ना, तो आरएसएस और बीजेपी के लोग मुझसे इतना डर गए कि उन्होंने कानून ही बदल दिया। देश का हमने ईवीएम के लिए एक बड़ा छोड़ा ले लिया, ये लिया कि 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी हरियाणा में दिखाई जाएगी सबको। भाई इसमें क्या परेशानी है? अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ था ईवीएम में तो दिखाने में क्या परेशानी है? बल्कि मोदी जी को तो पूछा जाना चाहिए था कि सब देख लेंगे कि महमूद प्राचा जो है झूठ बोल रहे हैं और मोदी जी सच बोल रहे हैं, वो तो ईमानदारी से चुनाव जीते हैं। तो उन्होंने कानून ही बदल दिया। मतलब जो आप लोगों के साथ अत्याचार होता है ना, बुलडोजर लाके आपकी जमीन छीन ली जाती है, उन्होंने जो न्यायालय है उसके आदेश के ऊपर ही बुलडोजर चला दिया। तो ये हम होने नहीं देंगे। उसी प्रकार से आपके जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं उनसे इतना डर, 8 जिला बदल कर दिया, 8 जिलों से मतलब बाहर। वाह वाह, ये गैर कानूनी कार्रवाई, पूर्णतः गैर कानूनी कार्रवाई। और आज ये मेरे सामने जो हजारों की जनसंख्या में बहादुर खड़े हैं और हमारी बहनें बहादुर खड़ी हैं यार, बैठी हैं, ये इस बात की गवाह है कि आप लोग और हम लोग मिलकर अपने सभी बेगुनाहों को ना सिर्फ छुड़ाएंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है, ये प्रशासन के अधिकारी ध्यान से सुन ले बात। ये जो अत्याचार हो रहा है ना, आपका मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर सुधारना नहीं है, ये बात हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। आपका हक अधिकार के लिए पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन ना हो, उसको कुचलने के लिए आप ये झूठी कार्रवाई करते हो कानून। तो ये सभी अधिकारी ध्यान से सुन ले, पुलिस के भी और प्रशासनिक भी। एक न्यूरेनबर्ग का ट्रायल हुआ था, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व हुआ था, विश्व युद्ध, उसके बाद एक ट्रायल हुआ था। उसमें जो जर्मन सैनिक थे ना, उन्होंने ये कहा था कि हमारे जनरल, हमारे जो वो थे ना, हमारे सुपीरियर ऑफिसर, जो बड़े ऑफिसर थे हमसे, उन्होंने हमें कहा गोली चला दो, हमने चला दी, तो हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने तो आदेश का पालन किया। उन सभी जो अधिकारी थे ना, उनको सबको सजाएं हुई, फांसी की भी सजा हुई, जहां जहां हत्याएं हुई। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये न्यूरेनबर्ग ट्रायल्स का जो विधान तय हुआ था ना, वो पूरी दुनिया में लागू होता है, भारत में भी लागू होता है। अगर आपके उच्च अधिकारी, ध्यान से सुन ले सभी अधिकारी, और आपके राजनीतिक जो आका कह लो या आपके राजनीतिक उच्च अधिकारी कह लो, सीएम हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, एमएलए हो गए, अगर वो आपको कोई ऐसा आदेश देते हैं, ये मैं कानूनी बात बता रहा हूं, जो संविधान के अनुरूप ना हो, जो कानून के अनुरूप ना हो, और अगर आप वो कार्य करते हो तो वो सीधा सीधा अपराध होता है। आप ये नहीं कह पाओगे कि मुझे ऊपर से आदेश हुआ था और मैंने अपराध कर दिया, ये आपका बचाव नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आपको सजा होगी। आप लोग बंधे हुए हो, सरकारी अधिकारी, ये देश की जनता के, इन लोगों के हमारे नौकर होते हैं। और नौकरी करने की सबसे पहली कंडीशन है, आप संविधान के दायरे में काम करोगे, कानून के दायरे में काम करोगे, किसी की बात सुन के काम नहीं करोगे, किसी की भी कोई अवसर, उतना आदेश मानोगे जो संविधान और कानून सम्मत हो, वरना आप अपराध करोगे। अपराध करोगे तो जेल जाओ, नौकरी जाएगी। बाबा साहब के मानने वाले कानून को तोड़ने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना आप। तो ये दोनों कार्रवाइयां होंगी। एक और केस के बारे में मुझे पता लगा है कि एक हमारे साथी को पुलिस ने शायद उसी दौरान गहराम साहब को गैर कानूनी रूप से उठाया, थाने में रखा, मारपीट की, इतनी मारपीट की कि उन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ा और उसके बाद वो जबलपुर में उनकी मृत्यु हो गई। यह हत्या है और इसकी सजा फांसी है। यह केस हमारे पास आ गया है, यह हत्या है और इसकी सजा फांसी है। यह किताब में लिखा है, इंडियन पीनल कोड में भी लिखा था और अब पीएनएस में भी लिखा है।